पहली न्यूज़ है। तो पहली न्यूज़ में क्या है कि भारत ने अमेरिका को चेताया है कि वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अलग अलग मापदंड ना लगाए। ठीक है, यह प्रतिक्रिया उस अमेरिकी विधेयक के बाद आई है जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 500% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रखा है। फिर भारत का पक्ष क्या है? विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए अनुसार निर्णय ले सकता है। आवश्यकताओं के अनुसार भारत ने कहा कि वह बाजार की स्थिति, भू राजनीतिक हालातों को देखकर तेल खरीदता है। दोहरा मापदंड अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी। भारत पहले ही 40 देशों से तेल खरीद रहा है जिसमें रूस की हिस्सेदारी लगभग 27% है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, जब भी कोई प्रतिबंध लागू होगा भारत उससे निपटेगा। अमेरिकी प्रस्तावित कानून सैंक्शन रशिया एक्ट ऑफ 2025 ये क्या है? यह अगस्त में अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जाना है। इसमें कहा गया है कि रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% तक शुल्क लगाया जाए। इसका उद्देश्य है कि रूस की आर्थिक मदद रोकना और यूक्रेन युद्ध में उस पर दबाव बनाना। नाटो का प्रमुख बयान। तो भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों को चेतावनी दी कि वे रूस के साथ व्यापार बंद करें। अगर ये देश रूस से तेल खरीदते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर भारत की प्रतिक्रिया के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो ऊर्जा ज़रूरतें सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। भारत बाजार में जो उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से बेहतर है उसी का चयन करता है। वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ना कि किसी के दबाव में आकर। निष्कर्ष। तो भारत ने अमेरिका और नाटो को यह संदेश दिया है कि वे अपनी ऊर्जा नीतियों में स्वतंत्र हैं। एक तरफ वह भेदभावपूर्ण नीतियों को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे प्रयास जो केवल कुछ देशों को निशाना बनाते हैं, वैश्विक व्यापार और कूटनीति के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। फिर अगली न्यूज़ है 4 जून को भगदड़ हादसे से हुई जुड़ी न्यायिक जांच रिपोर्ट पर आधारित है। हादसा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 71 लोग घायल हो गए थे। अब इसमें क्या आया है रिपोर्ट में? कर्नाटक सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। जस्टिस माइकल डी कुन्ना की अध्यक्षता में बनी एकल सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट तैयार की और इसे राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश किया। रिपोर्ट में आयोजक और पुलिस अधिकारियों दोनों को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है। आयोजक संस्थाएं आरसीबी की फ्रेंचाइज कंपनी है आरसीएसपीएल, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, और केएससीए कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। पुलिस विभाग में पूर्व बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद सहित कई पुलिस अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। फिर रिपोर्ट में सिफारिश। आयोग ने दोषियों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा कि आयोजकों ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं किए थे। एफआईआर की स्थिति। एफआईआर आरसीएसपीएल, डीएनए नेटवर्क्स और केएससीए के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। फिर फोटो विवरण। फोटो में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जस्टिस माइकल डी कुन्ना रिपोर्ट सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर बस इतना ही है इसमें। तो फिर निष्कर्ष क्या है? यह रिपोर्ट यह दर्शाती है बेंगलुरु में हुए इस भीषण हादसे के लिए केवल आयोजक ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग भी जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि सरकार इस रिपोर्ट पर किस हद तक कार्रवाई करती है, क्या दोषियों को सजा मिलती है। फिर आगे की न्यूज़ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार से संबंधित है। इसमें नई दिल्ली नगर परिषद को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एनडीएमसी को मिला सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार। तो यह पुरस्कार एनडीएमसी को शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है। एनडीएमसी उन शहरों की श्रेणी में आता है जिनकी आबादी 50,000 से 3 लाख के बीच है। फिर एनडीएमसी के चेयरमैन कृष्णा केशव चंद्रा ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी टीम की निरंतर मेहनत और नागरिकों की सहभागिता का परिणाम है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? तो ये एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सफाई के स्तर को बढ़ावा देना, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। इस वर्ष 2025 में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने एक नई विशेष श्रेणी शुरू की, सुपर स्वच्छ लीग, जिसमें स्वच्छता और असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया। एमसीडी की रैंकिंग। एमसीडी को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 40 शहरों में 31वां स्थान मिला है। यह मुंबई चेन्नई से आगे रहा, क्रमशः 33वां और 38वां स्थान।
फिर गाजियाबाद की रैंकिंग एमसीडी से बेहतर रही 10वां स्थान। अन्य शहरों की स्थिति 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में गुरुग्राम को सुपर स्वच्छ लीग सिटी की श्रेणी में 41वां स्थान मिला। फिर एनडीएमसी को छोटे शहरों की श्रेणी में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के लिए उच्च सम्मान मिला है। एमसीडी की रैंकिंग 31 रही, जो कि सुधार की और संकेत है, लेकिन अभी और प्रगति की आवश्यकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार की वह पहल है जो स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा और सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, फिर यही है। आगे चलें तो अगली न्यूज़ क्या है। यह मद्रास हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारत जैसे कानून से शासित देश में जाति के आधार पर किसी को मंदिर में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट के जज एन आनंद वेंकटेश ने आदेश दिया, शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोगों को उद्यार पालैम तालुक के पुथुकुडी अय्यनार मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अरियालूर के पुलिस अधीक्षक उदयारपालैम के राजस्व अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि जाति के आधार पर किसी को प्रवेश से नहीं रोका जाए। कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा, अगर किसी को जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है तो एक गंभीर अपराध होगा। जिसने रोका है उस व्यक्ति पर मुकदमा और अभियोजन चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता वेंकटेश ने अदालत में याचिका दायर कर कहा, अय्यनार मंदिर कई दशकों से गांव वालों द्वारा पूजा स्थल के रूप में उपयोग होता है। 2019 में कुछ लोगों ने मंदिर प्रशासन पर कब्जा करने की कोशिश की और एक नए मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे ऐसी समुदाय के लोगों को पुराने मंदिर से रोका जाने लगा, जबकि एससी समुदाय ने भी मंदिर निर्माण में वित्तीय योगदान दिया था। विवाद कैसे बढ़ा। मंदिर में एससी समुदाय को पूजा की अनुमति नहीं दी गई। इससे एससी लोगों ने कई शिकायतें दर्ज की, लेकिन कोविड महामारी के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। विवादित समूह ने मंदिर परिसर से एससी समुदाय द्वारा बनाए गए मूर्तियों और ढांचों को भी हटा दिया। कोर्ट ने निर्देश दिए सभी लोगों को मंदिर प्रवेश की अनुमति दी जाए, चाहे वे किसी भी जाति के हों। त्यौहार के दौरान भी यह नियम लागू रहेगा। यदि कोई नियम को उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला भारत में समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। यह बताता है कि संविधान के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्थलों पर समान अधिकार प्राप्त हैं और जाति के आधार पर भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। फिर अगली न्यूज़ है कि हाँ, तो ये तो वही है। आगे चलते हैं अपन। 2 बार कर दिया मैंने इसको। फिर अगली न्यूज़ कौन सी है, तो यह समाचार मिडल ग्राउंड सीट से छपा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर की गई बातों और उनकी रणनीति की आलोचनात्मक समीक्षा करता है। तो ट्रंप की रणनीति और यूक्रेन युद्ध, तो इसमें क्या है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया अगर वे फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो 24 घंटे के भीतर यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त कर देंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे रूस और पुतिन के दबाव डालकर युद्ध रोकेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता और हथियारों पर भी सवाल उठाए हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये सब कहाँ से आ गया, एक सेकेंड। तो इसमें देखते हैं ट्रंप की रणनीति की आलोचना क्या है। अस्पष्ट योजना। ट्रंप ने यह तो कहा कि वे युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट योजना नहीं दी थी कि वे ऐसा कैसे करेंगे। बस यह कहना कि 24 घंटे में युद्ध रोक देंगे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट को हल करने के लिए अपर्याप्त है। यूक्रेन की सैन्य सहायता पर कटौती की चेतावनी। ट्रंप की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि अगर यूक्रेन उनकी शांति योजना नहीं मानेगा तो अमेरिका उनकी सैन्य सहायता बंद कर देगा। इससे यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है, रूस को बल मिल सकता है। फिर रूस पर नरम रुख। तो ट्रंप ने रूसी आक्रामकता की सीधी निंदा नहीं की, न ही पुतिन से पीछे हटने की सख्त मांग की। यह दर्शाता है कि ट्रंप रूस के प्रति एक नरम रुख अपना सकते हैं जो नाटो और यूरोपीय देशों की नीति के खिलाफ है। तो ये सब है ना जो उन्होंने बात की थी उसकी बात करी थी। अब वर्तमान स्थिति क्या है। रूस ने यूक्रेन के ब्लैक सी क्षेत्र में सीज फायर का पालन करने से मना कर दिया है और ओडेसा जैसे क्षेत्रों पर भी हमले जारी हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $3 अरब की सहायता दी और 2024 में यह और भी बढ़ सकती है। अरे 2024 नहीं यार, पश्चिम देश रूस को पीछे हटाने के लिए प्रतिबंध और सैन्य सहायता का सहारा ले रहे हैं। निष्कर्ष। लेखक का मानना है कि ट्रंप को अगर वास्तव में युद्ध खत्म करना है तो उन्हें रूस पर स्पष्ट रूप से दबाव बनाना होगा, यूक्रेन को मजबूती देनी होगी, ना कि धमकाना होगा।
कूटनीतिक तरीके अपनाने होंगे जो स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित कर सकें। फिर अगली न्यूज़ है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख क्षेत्र में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण से जुड़ी है। ठीक है, तो आकाश प्राइम क्या है? यह भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया मध्यम दूरी का, कितना है, मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। परीक्षण कैसे हुआ? भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर ने इस परीक्षण को DRDO के सहयोग से किया। यह परीक्षण लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जो कि एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है। परीक्षण के दौरान आकाश प्राइम मिसाइल ने तेजी से उड़ते हुए 2 लक्ष्यों को सटीकता से मार गिराया, जो कि ऊंचाई पर उड़ रहे थे। फिर भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है, और अत्यधिक ऊंचाई और कठोर मौसम प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच करना। फिर है, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पृथ्वी 2 और अग्नि 1 जैसे कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी 2 का भी किया गया है और अग्नि 1 का भी किया गया है। फिर ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत किया गया। परीक्षण से साबित हुआ कि ये मिसाइलें पूरी तरह से ऑपरेशनल और तैयार हैं। फिर निष्कर्ष क्या है? यह परीक्षण भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे कि लद्दाख। आकाश प्राइम जैसे स्वदेशी रक्षा उपकरण को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा की ओर आगे ले जा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, तो स्वच्छ सर्वेक्षण का वही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों पर आधारित है न्यूज़। तो शीर्षक अहमदाबाद बना भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर, सर्वे में बताया गया। तो अहमदाबाद का पहला स्थान है। अहमदाबाद को भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया है। इसके बाद भोपाल और लखनऊ का स्थान रहा है। सुपर स्वच्छ लीग में शामिल शहर, तो भारत सरकार की स्वच्छता अभियान के तहत सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत की गई, जिसमें उन शहरों को शामिल किया जिन्होंने स्वच्छता में लगातार उत्कृष्टता दिखाई है। इस लीग में 23 शहरों को शामिल किया जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इन शहरों में प्रमुख रूप से शामिल हैं इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा आदि। स्वच्छ शहर श्रेणी, इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर आते हैं, जिसमें अहमदाबाद पहले पे है, भोपाल दूसरे पे, तीसरे पे लखनऊ है। फिर आगे चले अन्य श्रेणियाँ, जिसमें 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में सबसे पहले पे नोएडा है, दूसरे पे चंडीगढ़ है, तीसरे पे मैसूर है, और एक है 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले में, तो नई दिल्ली को पहला स्थान मिला है। फिर है 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, तो इसमें भंडारा महाराष्ट्र को पहला स्थान है, इसके बाद बिलासपुर मध्य प्रदेश को। पुरस्कार वितरण, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। यह सर्वे दर्शाता है कि भारत के कई बड़े छोटे शहर स्वच्छता की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अहमदाबाद जैसे शहर का शीर्ष आना शहरी प्रबंधन, कचरा निपटान और नागरिक भागीदारी की सफलता को दर्शाता है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी है, जिसमें अदालत ने एक बच्चे की कस्टडी को लेकर अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए बच्चे की कस्टडी मां को सौंप दी है। तो इसको देखते हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बच्चे की स्थायी कस्टडी मां से लेकर जैविक पिता यानी बायोलॉजिकल फादर को सौंपने का आदेश दिए थे। उस समय मां ने दूसरी शादी कर ली थी और विदेश जाने की योजना बना रही थी, इसलिए अदालत ने बच्चे को पिता को सौंप दिया था। नया मोड़, मां की पुनर्विचार याचिका। मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि बच्चे शैशवावस्था से उसकी मुख्य देखभाल करता रही है। बच्चा अपने पिता से केवल कभी कभार ही मिला है। पिता बच्चे को विदेश ले जाना चाहते हैं, जिससे बच्चा परेशान हो गया है। बच्चे की मानसिक स्थिति और अदालत की संवेदनशीलता। तो माँ ने मेडिकल रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि घबराहट, डर और सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है बच्चा। यह रिपोर्ट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से प्राप्त की गई है। अदालत ने माना है कि माँ बच्चे के लिए काल्मेस्ट इफेक्ट यानी शांतिदायक प्रभाव का काम करती है। बचपन से माँ की देखरेख में रहे बच्चे को अचानक अलग करना उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ का विचार, 12 साल का बच्चा किशोर अवस्था की कगार पर है और उसे एक स्थिर भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण की आवश्यकता है। माँ उसके लिए शील्ड ऑफ इफेक्शन, स्नेह की ढाल के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए माँ के पास उसकी कस्टडी बनी रहनी चाहिए। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2024 के फैसले को पलटते हुए बच्चे के संरक्षण माँ को सौंप दिया। यह फैसला बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता देने की मिसाल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पिता को भी पुत्र से मिलने के अधिकार मिलेंगे।
फिर अगली न्यूज़ है, एनसीईआरटी से प्रसिद्ध इतिहासकार महिला रजिया सुल्तान नूरजहां को हटाए जाने से जुड़ी है। जिसमें क्या हुआ है, रजिया सुल्तान और नूरजहां को कक्षा 8 की नई इतिहास की पुस्तक से हटाया गया है। कौन कौन हटाए गए? रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक और नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी, दरबार में अत्यधिक प्रभावशाली महिला। पुरानी किताब में क्या था, रजिया सुल्तान के शासनकाल 1236 से 1240 और नूरजहां के सिक्कों मोहरों की जानकारी थी। यह बताया गया था कि रजिया अपने भाइयों से ज़्यादा योग्य थी। नूरजहां को जहांगीर के समकक्ष शक्ति का प्रतीक बताया गया था। फिर नई किताब में क्या है, रजिया सुल्तान और नूरजहां का कोई उल्लेख नहीं है। दिल्ली सल्तनत मुगल शासन को शामिल किया गया है लेकिन महिला शासकों का जिक्र नहीं किया गया है। अध्याय 2, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप में किसी भी महिला राजा या रानी की बात नहीं की गई है। किसका जिक्र जोड़ा गया? नई किताब में कुछ नई महिलाएं जोड़ी गई जैसे कि रानी दुर्गावती, कौन साम्राज्य की रानी जिन्होंने अकबर से लड़ाई की। अहिल्याबाई होलकर, एक शक्तिशाली महिला प्रशासक। फिर ताराबाई, एक निर्भीक रानी योद्धा जिन्होंने औरंगजेब के उत्तराधिकारी के खिलाफ मराठा प्रयासों का नेतृत्व किया। टीपू सुल्तान का भी जिक्र था। टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली का कोई भी उल्लेख नहीं है। यह पहले यह हिस्सा था, कॉलोनियल एरा में था, अब हटा दिया गया है। कारण क्या बताया अधिकारियों ने? नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा के अनुसार तय की गई है। नई किताबों का स्वरूप अलग है क्योंकि अब यह मॉड्यूल आधारित हैं जिसमें पहले से ही चयनित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निष्कर्ष, नई पाठ्य पुस्तक कुछ ऐतिहासिक महिला शासक जैसे रजिया सुल्तान और नूरजहां को शामिल नहीं करती। अब ध्यान नई पात्रों और मुद्दों पर दिया गया है जो नीति के अनुरूप बच्चों की समझ और मूल्यों के आधार पर चुने गए हैं। ठीक है। फिर एक है, ब्रिटेन की सरकार द्वारा वोटिंग की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो क्या प्रस्ताव है? यूके की लेबर पार्टी की सरकार ने घोषणा की कि वे वोटिंग की उम्र 18 से घटाकर 16 करने की योजना बना रहे हैं। 1969 के बाद सबसे बड़ा बदलाव है, तब वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई थी। प्रस्ताव कहाँ लागू होगा? यह योजना पूरे यूके में लागू होगी, खासकर वेल्स और स्कॉटलैंड की विधानसभा और स्थानीय चुनावों में तो पहले से ही 16 साल की उम्र की वोटिंग की अनुमति है। अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। तो विदेशी हस्तक्षेप और चंदा रोकने के उपाय। तो नए प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि विदेशी कंपनियां या डोनेशन देने वाली शेल कंपनियों चुनाव में चंदा ना दे सकें। वे कंपनियां जिनकी ब्रिटेन में पर्याप्त कमाई या संपत्ति है वही डोनेशन दे सकेंगी। प्रभाव किस पर रहेगा? यह प्रस्ताव लेबर पार्टी को अधिक फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि युवा मतदाता आमतौर पर वामपंथी या उदारवादी पार्टियों को वोट देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 16 से 17 वर्ष के लगभग 70% युवा लेबर पार्टी को वोट देते हैं, जबकि 41% 18 से 24 और 29% 65 प्लस उम्र के वाले लेबर पार्टी को वोट देते हैं। तो युवा जरूर दे रहे हैं इनको वोट। अन्य बदलाव भी प्रस्तावित है, जैसे स्वचालित वोटर पंजीकरण शुरू करने की योजना, नया पहचान पत्र मान्यता जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिटल वोटर कार्ड को मान्यता दी जाएगी। फिर आईडी नियमों में ढील, पहले आईडी दिखाना जरूरी था जिसे लेकर विरोध हुआ, अब कुछ छूट दी जा सकती है। फिर अगली न्यूज़ है, एलन मस्क का जिक्र क्यों? तो रिपोर्ट में बताया गया है कि एलन मस्क यूके की राइट विंग पार्टी रिफॉर्म यूके को फंड करने का विचार कर रहे थे, इसलिए अब नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि विदेशी पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेबर पार्टी का मत क्या है? अगर आप टैक्स दे सकते हैं तो वोट क्यों नहीं डाल सकते? ठीक है, यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा। फिर निष्कर्ष क्या है? ब्रिटेन सरकार ने यह कदम युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी देने का प्रयास है, साथ ही चंदे और विदेशी हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भी जुड़ा है। इससे राजनीतिक संतुलन में भी बदलाव आ सकता है, खासकर लेबर पार्टी के पक्ष में। तो ये एक न्यूज़ थी। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ तो सीरिया और इनका है, तो अपने काम का नहीं है, इसको हटाओ। फिर है, जेलेंस्की ने यूक्रेन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है, नई प्रधानमंत्री नियुक्त की है। तो कौन है? तो यूलिया स्वीरिडेनका। तो ठीक है, तो यूलिया स्वीरिडेन को यूक्रेन की अब तक के आर्थिक मंत्री हुआ करती थी। अमेरिका के साथ खनिज समझौते की मुख्य वार्ताकार भी रही हैं। अब उन्हें यूक्रेन की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कब हुआ यह है और क्यों हुआ? तो यह नियुक्ति गुरुवार को की गई। रूस के 2022 में शुरू
और पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद यूक्रेन में पहली बार है जब किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह कदम युद्धकालीन राष्ट्र को नई ऊर्जा देने और घरेलू हथियार उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है। कैबिनेट फेरबदल में क्यों और क्या बदला? तो पूर्व प्रधानमंत्री डेनिस सिमहाल, जो 2020 से 25 तक प्रधानमंत्री थे, अब रक्षा मंत्री की भूमिका में निभाएंगे। इस सरकार को युद्ध के हालात में अधिक कुशल और तेज सक्षम बनाना, घरेलू स्तर पर हथियार उत्पादन को तेज करना, ये इसके उद्देश्य है। और अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और सामरिक साझेदारी को मजबूत करना। निष्कर्ष क्या है? यूलिया स्वीरेनडोंको का अगर प्रधानमंत्री बनना यूक्रेन के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह यूक्रेन के नेतृत्व को युद्ध की इस दौर में नई दिशा और नई सोच प्रदान करने की कोशिश करेगा। फिर अगली न्यूज़ है, डायबिटीज़ के इलाज में एक नई आशाजनक चिकित्सा तकनीक के बारे में है, जिसमें क्या हुआ है, प्रयोगशाला में विकसित लैब ग्रोन कोशिकाएं शरीर में इंसुलिन उत्पादन को फिर से शुरू करने में मदद करती हैं। तो प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं से गंभीर टाइप 1 मधुमेह वाले 12 व्यक्तियों को इंसुलिन का उत्पादन बहाल हुआ है। क्या हुआ है? नई चिकित्सा तकनीक है, इसमें जिम सेल VX880 का परीक्षण किया गया। यह तकनीक स्टेम सेल से बनी इंसुलिन पैदा करने वाली कोशिकाओं को लीवर में प्रत्यारोपित करके काम करती है। इसमें 12 टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन का प्राकृतिक उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है। समस्या क्या थी? टाइप 1 मधुमेह में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इससे मरीज को रोजाना कई बार ब्लड शुगर जांच, इंसुलिन इंजेक्शन और हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर के खतरों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा तकनीक जैसे पंप या सेंसर प्राकृतिक अग्नाशय की लय को पूरी तरह नहीं दोहरा सकते। नवीन उपचार, जिसमें जिम सेल VX880 जिम सेल स्टेम सेल से बनी इंसुलिन उत्पादक कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को लीवर में इंजेक्शन किया गया। 12 मरीजों में से लगभग सभी ने 90 दिन में सी पेप्टाइड बनाना शुरू कर दिया, जो इंसुलिन उत्पादन का संकेत है। ब्लड शुगर नियंत्रण में दुगनी से अधिक सुधार देखा गया है और 75% से अधिक मरीजों ने अपने ब्लड शुगर टारगेट पूरे किए। हाइपोग्लाइसीमिया की घटनाओं में कमी आई। कैसे तैयार की कोशिकाएं? वैज्ञानिकों ने प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं विकसित की। फिर उन्होंने शरीर के हेपेटिक पोर्टल वेन में ट्रांसप्लांट किया। मरीजों को प्रतिरक्षा दबाने वाली दवाएं दी गई ताकि शरीर इन कोशिकाओं को अस्वीकार न करे। फिर अध्ययन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसन में प्रकाशित हुआ। इस परीक्षण फिलहाल में 12 मरीजों पर हुआ, लेकिन फेज़ 3 ट्रायल अब शुरू हो गया है, जिसमें 50 लोग दुनिया भर से शामिल होंगे और उन्हें 5 साल तक फॉलो किया जाएगा। तो बस यही है। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जिम सेल VX880।